तो आज हम सिर्फ एमसीक्यू सॉल्व करेंगे जो है डिफरेंट टॉपिक्स के, और इनमें से कुछ जो है हमारे पास पेपर के हैं और कुछ जो है वो मैंने खुद से बनाए हैं कि आप लोग कर सकें। ठीक है। फर्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल से रिलेटेड। व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन द बॉडी? हमारी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट क्या फंक्शन परफॉर्म करती है, हमारी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट क्यों जरूरी होता है? पहली बात तो ये समझ लें, कार्बोहाइड्रेट्स आर शुगर। हम शुगर्स को क्या बोलते हैं? कार्बोहाइड्रेट। फिर उसमें डिफरेंट टाइप के हमारे पास शुगर्स हैं, मोनोसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड, डाइसेकेराइड, डिफरेंट शुगर है। हमारे पास जो सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ शुगर होती है ना, वो कौन सी होती है? ग्लूकोज। हमारी बॉडी में जब भी हम कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, चाहे वो हम कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लें या हम वो सिंपल फॉर्म में लें, जब भी हम कार्बोहाइड्रेट इनटेक करते हैं अपनी बॉडी में, तो वहाँ पे क्या होता है? हमारे पास ग्लूकोज, समझ लें आप, वो हमारी बॉडी में एंटर होता है। और ग्लूकोज क्या करता है? हमारी बॉडी में ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर होता है। ठीक है। अब वो ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर होता है और वो हमें क्या प्रोवाइड करता है? फिर ग्लाइकोजन इज अ स्टोरेज फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, और देन दैट ग्लाइकोजन विल प्रोवाइड अस एनर्जी which we use to perform different functions, right? अच्छा, इसी तरह हमारे पास ग्लूकोज से हमारे पास एटीपी जनरेट होता है, एनर्जी करेंसी हम कहते हैं, और इस तरह से हम क्या करते हैं? अपने सारे फंक्शन परफॉर्म करते हैं। बेटा किसी का माइक ऑन है तो माइक ऑफ कर दें। ओके। तो हमने क्या बोला यहाँ पर? इन्हें कहा है कि कार्बोहाइड्रेट का प्राइमरी फंक्शन क्या होता है, तो इन्होंने फर्स्ट ऑप्शन दिए एनर्जी स्टोरेज। कि हमारे पास कार्बोहाइड्रेट क्या करती है? in the form of energy it stores in our body, and when the body needs that energy, अगर हम ज़्यादा देर तक फास्टिंग करें, स्टारवेशन हो, हम खाना नहीं खाते, तो जो उस स्टोर हमारे पास कार्बोहाइड्रेट बॉडी में होता है, वो क्या होता है? हम उसकी जो स्टोरेज हुई हुई होती है हमारे पास एनर्जी ड्यू टू कार्बोहाइड्रेट, फिर हम वो यूज़ करते हैं। अगर हम बात करें कि प्राइमरी फंक्शन प्रोटीन सिंथेसिस है, तो ऐसा नहीं होता। प्रोटीन या तो हम इनटेक कर रहे होते हैं, हम वो प्रोटीन्स ले रहे होते हैं, या तो क्या होता है हमारी बॉडी में सेल जो है वहाँ पे राइबोसोम का काम क्या होता है? वो प्रोटीन फैक्ट्री होती है, एंड इट मेक्स आर प्रोटीन इन आर बॉडी, राइट? उसके बाद हमारे पास डीएनए एप्लीकेशन, तो ये हमारे पास जीन से रिलेटेड है। अगर हम बात करें सेल सिग्नलिंग की, तो ये हमारे पास किसमें? केमिकल कोऑर्डिनेशन, नर्वस कोऑर्डिनेशन में आते हैं, किस तरह से हमारे पास सिग्नल्स होते हैं। अच्छा, इनमें बहुत इजी है, सिर्फ लॉजिकल है, तो ये मुझे ऐसा लगता है कि वो एमसीक्यूज है जो मेरे ख्याल से आपको आने ही चाहिए। इसमें आपने अगर सिर्फ आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर होना, तो वो आपको बिल्कुल मुश्किल नहीं होगी इसको सॉल्व करने में। नेक्स्ट हमारे पास एंजाइम के टॉपिक से रिलेटेड है। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम? हमारे पास इनमें से कौन से ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो हमारे पास एंजाइम के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? अच्छा, बेसिकली एंजाइम का क्या काम होता है? इट स्पीड अप द रिएक्शन। वो क्या करता है? हमारे कोई भी रिएक्शन है, किसी भी चीज का, लाइक हमारी बॉडी में कोई रिएक्शन है, एंजाइम आता है और एंजाइम क्या करता है? उस रिएक्शन को स्पीड अप करता है, ताकि वो रिएक्शन जो कि 5 मिनट में कोई प्रोडक्ट बना था, वही प्रोडक्ट 1 से 2 मिनट में हमें मिल सकता है ड्यू टू एंजाइम। तो हम कहते हैं कि जब वो जो है हमारे पास रिएक्शन का रेट तेज करता है, वो कैसे तेज रेट करता है? वो क्या करता है? एक्टिवेशन एनर्जी होती है, ठीक है, वो उसकी ना इनवर्सली प्रोपोर्शनल काम करती है। क्या करेगा? वो एक्टिवेशन एनर्जी को कम करेगा। अगर एक्टिवेशन एनर्जी कम होगी, फिर हमारे पास क्या होगा? रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता जाएगा। अच्छा, इन्होंने पहले हमारे पास क्या बोला है? फर्स्ट ऑप्शन इज दे आर कंज्यूम्ड इन रिएक्शंस। हमारे पास कभी भी एंजाइम किसी भी रिएक्शन में कंज्यूम होते हैं? कोई मुझे आंसर दे। कभी कोई भी एंजाइम, लिपेज, प्रोटीएज, हमारे पास बहुत सारे डिफरेंट एंजाइम है, कभी ऐसा होता है कि वो एंजाइम हमारी बॉडी में हमारे रिएक्शन में कंज्यूम हो जाए, ड्यूरिंग रिएक्शन वो आए और वो उसी रिएक्शन के अंदर कंज्यूम हो जाए? जी बेटा, हिना, मलाइका। नहीं, वेरी गुड। हमारे पास कभी भी किसी भी रिएक्शन के अंदर एंजाइम कंज्यूम नहीं होता। दे आर नॉट स्पेसिफिक टू सबस्ट्रेट्स। तो ये भी ऑप्शन गलत है। क्यों? क्योंकि हर एंजाइम का एक स्पेसिफिक सबस्ट्रेट होता है। हम इसको प्रूव करते हैं फ्रॉम आर लॉक एंड की मॉडल, मैंने आप लोगों को पढ़ाया था उसमें, कि हमारे पास हर एंजाइम के लिए उसका स्पेसिफिक सबस्ट्रेट प्रेजेंट है। ऐसा नहीं हो सकता कि कार्बोहाइड्रेट को कोई और एंजाइम डाइजेस्ट करने में हेल्प कर रहा हो, उसके लिए जो स्पेसिफिक अमाइलेज है, उसके लिए जो स्पेसिफिक होगा वो ही उसको क्या करेगा? उसके ऊपर वर्क करेगा, वो ही उसके ऊपर काम करेगा।
तो हमारे पास एंजाइम्स आर स्पेसिफिक टू देयर सबस्ट्रेट्स। ओके, उसके बाद हमारे पास दे लोअर एक्टिवेशन एनर्जी। हमारे पास क्या होता है, जब भी एंजाइम का स्पीड ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होता है, तो वो क्या करता है, हमारी एक्टिवेशन एनर्जी को लो कर देता है, हमारी एक्टिवेशन एनर्जी को क्या करता है, कम कर देता है। ठीक है, तो हम कहते हैं कि whenever the enzymes are doing their work, whenever they are in any reaction they are participating, तो उस रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी को, वो एनर्जी जो कि बहुत ज्यादा लग रही है और जिसकी वजह से रिएक्शन स्लो स्लो के एक्टिवेशन एनर्जी की वजह से हो रहा है, तो वो क्या करता है, उसको लोअर कर देता है और खुद जाकर उस रिएक्शन को स्पीड अप करवा देता है। तो हम कहते हैं कि हमारे पास कौन सा ऐसा कैरेक्टरिस्टिक है जो एंजाइम का है, कि एंजाइम क्या करता है, एक्टिवेशन एनर्जी को लो करता है। उसके बाद हमारे पास करेक्ट ऑप्शन आपको दिख रहा है यहाँ पर स्क्रीन पे कि दे लोअर एक्टिवेशन एनर्जी। नेक्स्ट हमारे पास दे आर नॉट प्रोटीन्स, तो नहीं, हमारे पास, हम बेसिकली एंजाइम्स को कहते ही प्रोटीन है। आप प्रोटीन बोले या एंजाइम बोले, ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन इन नेचर। सारे एंजाइम्स की जो नेचर होती है वो प्रोटीनिक नेचर के होते हैं। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन है सी। यहाँ पर हमारे पास नेक्स्ट है बायोएनर्जेटिक्स। अच्छा, ये टॉपिक इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये जस्ट मैंने ऐसे ही जो है लिखे थे तो इसलिए। अच्छा, व्हाट इज द प्राइमरी एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। मतलब यहाँ पे आंसर तो मेंशन है, लेकिन हमारे पास, आप मुझे ये बताएं, एक NADH का मॉलिक्यूल हमारे पास अगर किसी भी रिएक्शन में, लाइक इन ग्लाइकोलाइसिस, हमारे पास NADH मिलता है, तो बताएं एक NADH का मॉलिक्यूल हमें कितने ATP प्रोवाइड करता है, मतलब कितने ATP मिलके एक NADH बनाते हैं। एनीबडी नोज, किसी को पता है तो मुझे जल्दी से आंसर दें ताकि मैं बताऊं फिर। हमारे पास एक NADH हमारे पास 2.5 ATP प्रोड्यूस करता है। अगर हम बोलें कि हमारे पास एक NADH का मॉलिक्यूल है, तो मतलब उसमें 2.5 ATP प्रेजेंट है। इसी तरह बोले हमारे पास दो NADH के मॉलिक्यूल है, टोटल हमारे पास फिर 5 ATP होंगे, तो ये हमारे पास होता है। इसी के थ्रू हमारे पास क्या होता है, ग्लाइकोलाइसिस में हम कहते हैं कि हमारे पास टोटल 7 ATPs बने, जबकि हमारे पास बने कितने होते हैं टोटल, जो है ना, हमारे पास ओवरऑल तो 9 होते हैं, लेकिन दो जो ATP होता है वो खुद वो कंज्यूम कर लेता है अपना फंक्शन करने के लिए, तो हम कहते हैं कि टोटल 7 बने। तो उसमें क्या होता है, उसमें हमारे पास दो NADH प्रोड्यूस होते हैं, जिसको हम क्या काउंट करते हैं, टोटल 5 ATPs काउंट करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास जो प्राइमरी एनर्जी करेंसी है सेल का, सेल कहाँ से एनर्जी लेता है, तो सेल हमारे पास एनर्जी लेता है कहाँ से, ATP से, जो कि क्या होता है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो करेक्ट ऑप्शन इज ए। अच्छा, अगर हम बाकी ऑप्शन देखें, NADH का मैंने बता दिया, FADH2, तो ये भी हमारे पास प्राइमरी सोर्स नहीं है, जबकि ये भी हमारे पास एनर्जी ही देता है। ग्लूकोज का काम भी एनर्जी देना है, बट हम जिसको बेसिकली एनर्जी करेंसी कहते हैं, वो भी सेल की एनर्जी करेंसी कहते हैं, दैट इज ATP। व्हाट इज द फेज वेयर DNA रेप्लिकेशन अकर्स। अच्छा, आई थिंक ये शॉर्ट में लिखा हुआ है, तो मे बी आप लोगों को समझ ना आए कि DNA की रेप्लिकेशन किस फेज में होती है। ठीक है, तो DNA की रेप्लिकेशन आप लोगों ने अगर पढ़ी हो उसका पूरा प्रोसेस, तो आप लोगों को पता होगा किस तरह से वो रेप्लिकेट होता है, कैसे, किस किस तरह से, क्या क्या उसके डिफरेंट फेसेस होते हैं। तो ये मैं आप लोगों को ना अलग से फिर समझाती हूँ। ठीक है, वैरायटी ऑफ लाइफ की अब यहाँ पे बात हो रही है। व्हाट इज द प्रोसेस बाय विच न्यू स्पीशीज इमर्ज। कौन सा ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम, जब न्यू स्पीशीज बनती हैं, वो क्या होती है, इमर्ज होती हैं आपस में। अच्छा, ऑब्वियसली अगर स्पीशीज इमर्ज हो रही है, स्पीशीज आगे से और न्यू स्पीशीज प्रोड्यूस कर रही हैं, उस प्रोसेस को हम स्पीशीएशन कहते हैं। लेकिन अगर हमारे पास चेंजेस आ रही हैं, वेरिएशंस आ रही हैं, तो उसे हम क्या बोलेंगे, एवोल्यूशन। अगर हमारे पास जीन में कोई भी खराबी आ रही है, कोई भी जीन में कोई एक जगह भी रिप्लेसमेंट हो रही है, तो उसको हम बोलेंगे म्यूटेशन। और अगर कोई भी लाइक लिविंग बीइंग है जो कि क्या हो रहा है हमारे पास, एनवायरनमेंट की वजह से, एनवायरनमेंट की नेचर को अडेप्ट कर रहा है। अडेप्टेशन का क्या मतलब होता है, अब अगर हमारे यहाँ सर्दियाँ, अगर हम लोग किसी ऐसे एनवायरनमेंट में, नॉर्दर्न एरियाज में जहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड होती है, तो हमारी बॉडी क्या करती है, थोड़ा टाइम तो रिएक्ट करती है, लेकिन वो क्या करते हैं, उस एनवायरनमेंट के साथ आहिस्ता आहिस्ता सेट हो जाते हैं। क्यों, क्योंकि वो वहाँ के एनवायरनमेंट को अडेप्ट कर लेगी, तो उसके लिए क्या आ जाएगी, एडेप्टेशन आ जाएगी। ठीक है, तो हम कहते हैं कि किसी भी जगह की, किसी भी इन्वायरमेंट को, किसी भी चीज़ को
अडेप्ट कर लेना, उसके अंदर रहना सीख लेना, अडेप्टेशन आना। ठीक है, तो हमारे पास वो प्रोसेस जिसमें न्यू स्पीशीज इमर्ज हो रही है, तो उसको हम क्या बोल रहे हैं, स्पीशिएशन। नेक्स्ट इज डाइजेस्टिव सिस्टम का हमारे पास, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। अच्छा, मैंने आपको ये बताया था कि स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारे पास क्या होती है, एब्जॉर्प्शन का काम होता है, और जो है ना हमारे पास डाइजेशन का काम होता है। अच्छा, हमारे पास डाइजेशन तो हो रही होती है, लेकिन हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन में फिर क्या होता है, एंड पॉइंट पे हमारे पास जितने भी यूजफुल न्यूट्रिएंट्स हमारे फूड में प्रेजेंट होता है, वो सब हम क्या कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ठीक है ना, तो इन्होंने पूछा कि प्राइमरी फंक्शन क्या है। अच्छा, तो हमारे पास अगर हम बात करें वाटर एब्जॉर्प्शन की, तो हमारे पास जो वाटर री एब्जॉर्प्शन का काम होता है ना, वो किडनीज करती है। ठीक है, वो क्या करती है, वो बैलेंस को मेंटेन रखने के लिए, हमारी बॉडी के होम्योस्टेसिस को मेंटेन रखने के लिए क्या करती है, जो कुछ वाटर, जब उसको लगेगा कि बॉडी में वाटर कम है, तो हमारे पास एक्शन होगा, और क्या होगा, फिर हमारे पास वो वाटर को रिटेन कर लेगी। अगर उसे मतलब पता लगेगा कि हमारी बॉडी में क्या है, वाटर बहुत आप कह लें कि ज़्यादा है, तो वो क्या करेगी, एक्सक्रीट आउट करेगी। तो इस तरह से ना फंक्शन पूरा करती है। तो वाटर की एब्जॉर्प्शन का काम कौन करता है, बेसिकली वो रीअब्सॉर्ब कर रहा होता है ना किडनी। तो वाटर की एब्जॉर्प्शन का काम कौन करता है, हमारे पास वाटर की एब्जॉर्प्शन का काम किडनी करती है। फैट एब्जॉर्प्शन कहाँ पर होती है, फैट एब्जॉर्प्शन हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है। अब क्या होता है, हमारे पास जब हम कोई भी फैट लेते हैं, क्यों हम क्या करते हैं, हम उसका कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल खा रहे होते हैं। फैट्स आपकी डाइट में, डेली डाइट में ही प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि ऑयल, घी, बटर, आप लोग बेकरी आइटम खाते हैं, कुछ भी ऐसा खा रहे हैं, उसमें क्या प्रेजेंट है, फैट प्रेजेंट है। whenever you starting consuming that fat, वो क्या होगा, आपकी बॉडी में पहले तो जाएगा, डाइजेस्ट होगा, लेकिन अब फैट की एब्जॉर्प्शन कहाँ पर हो रही है, हमारे पास हमारे इंटेस्टाइन में हो रही है। क्योंकि फैट की एब्जॉर्प्शन के लिए हमें क्या चाहिए होता है, एक प्रॉपर जो है चाहिए होता है, क्या कहते हैं, एंजाइम, जो क्या करता है, जो हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। फिर हमारे पास फैट के मॉलिक्यूल्स वहां तक जाते हैं ब्रेक डाउन होके, जब वो ब्रेक डाउन होकर जाते हैं, तो वहां पे एंजाइम क्या करता है, रिएक्ट करवाता है, उनको एब्जॉर्प्शन का काम करवाता है। उनमें से फिर जितने भी हमारे पास यूजफुल इंग्रेडिएंट्स है, अच्छा फैट्स हमारे पास क्या होते हैं, लिपिड्स होते हैं। लिपिड्स में हमारे पास क्या होता है, लॉन्ग चैन फैटी एसिड्स होती है, जिसके अंदर हमारे पास कार्बन वगैरह प्रेजेंट होते हैं, और उनकी वजह से हमें क्या मिलती है, उनकी वजह से हमें एनर्जी मिलती है। तो इसलिए जब भी हम ऑयल, बटर, घी या इस टाइप की चीजें यूज करते हैं, उनसे हमें क्या मिल रही होती है, एनर्जी मिल रही होती है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन का प्राइमरी फंक्शन क्या होता है, वो फैट को एब्जॉर्ब करता है। अच्छा, कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन की बात करें, तो वहाँ पे हमारे पास कार्बोहाइड्रेट भी डाइजेस्ट होते हैं, बट कार्बोहाइड्रेट जो है वो फैट से कम कॉम्प्लेक्स होते हैं। लाइक हम ना जब लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट या प्रोटीन को कंपेयर करते हैं, तो हम कहते हैं कि लोग ये कितनी एनर्जी हमें देते हैं। अगर आप प्रोटीन या कार्बोहाइड्रेट की एनर्जी की बात करें ना, तो वो 4 कैल देते हैं, अगर आप 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट खा रहे हैं। अगर उसकी ही निस्बत आप लेते हैं लिपिड, तो वो आपको 9 कैल एनर्जी देता है। क्यों क्यों देता है, क्योंकि उसके अंदर क्या होता है कि उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट की चेन्स लॉन्ग होती हैं, बड़ी चेन्स होती हैं कार्बोहाइड्रेट की। और और जो हमारे पास लॉन्ग चेन्स होती है, तो उसमें हम उसे क्या बोल रहे हैं, वो फैट्स होते हैं। इसी तरह अगर हम कार्बोहाइड्रेट की बात करें, तो उसमें क्या होता है, जो हमारे पास कार्बन होते हैं, वो शॉर्ट चेन्स होती है, इतनी बड़ी नहीं होती। तो हम फैट एब्जॉर्प्शन का काम क्या होता है, प्राइमरी फंक्शन क्या होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का, वो फैट को एब्जॉर्प्शन करता है। जबकि कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन भी कुछ स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट में होती है, बट वो क्या होती है, वो पहले भी थोड़ी बहुत हो जाती है डाइजेशन, क्योंकि देखिए वहां पर एब्जॉर्प्शन का काम हो रहा है, इन्होंने यहाँ पे डाइजेशन का बोला है, तो डाइजेशन क्या होती है, उससे पहले ही हो जाती है। तो प्रोटीन डाइजेशन या कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन की बात करें, तो डाइजेशन का प्रोसेस पहले हो जाता है, और फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में आके जो उसका मेन काम होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का, वो फैट को एब्सॉर्ब कर लेता है। ठीक हो गया। व्हाट इज द लार्जेस्ट आर्टरी इन द बॉडी। अच्छा, ये एमसीक्यूज आई थिंक किसी पेपर में या कहीं मैं आपको करवा चुकी हूँ, तो टेल मी द आंसर ऑफ दिस। आप सबको पता है कि लार्जेस्ट आर्टरी यही होती है, पल्मोनरी आर्टरी, कोरोनरी आर्टरी या कैरोटिड आर्टरी को हम क्यों नहीं कहते, आप लोगों को याद था। हमारी सबसे जो लार्जेस्ट आर्टरी होती है वो आयोर्टा होती है। ये हमारे पास क्या करती है, इसके अंदर हमारा जितना भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, आयोर्टा से होकर ये पूरे सिस्टमैटिक सर्कुलेशन में जाता है, ओवरऑल बॉडी में जाता है। तो सबसे जो मेन हमारे पास लार्जेस्ट आर्टरी होती है, जिसके थ्रू हमारे पास पूरी बॉडी में ब्लड सर्कुलेट करता है, वो कौन सी होती है, आयोर्टा।
पल्मोनरी आर्टरी की बात करें तो हमारे हार्ट में प्रेजेंट होती है, बट इट इज नॉट द लार्जेस्ट वन। अच्छा, कोरोनरी आर्टरी की बात करें तो कोरोनरी आर्टरी हमारी नेक की साइड पे प्रेजेंट होती है, यस। और कैरोटिड आर्टरी जो होती है वो भी हमारे पास स्मॉलेस्ट होती है, मतलब सबसे स्मॉलेस्ट नहीं होती, लेकिन एज कम्पेयर टू आयोटा क्या होती है, सारी स्मॉलेस्ट होती है। तो हम क्या बोलते हैं, लार्जेस्ट आर्टरी इन द बॉडी इज आयोटा। Next is, what is the process of exchanging gas between the lungs and the bloodstream? हमारे पास ऐसा प्रोसेस जिसमें हमारे पास गैसेस एक्सचेंज हो रही है। जहाँ पर गैसेस एक्सचेंज का वर्ड आ रहा है, गैसेस एक्सचेंज हो रही है, हमारे पास जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको हम एक्सहेल करते हैं, ऑक्सीजन को इनहेल करें, तो गैसियस एक्सचेंज हमें ये पता लग जाना चाहिए कि किसके हवाले से बात करें। वी आर टॉकिंग अबाउट रिस्पायरेशन प्रोसेस, जिसमें हमारे पास गैसियस एक्सचेंज होती है। इन्होंने बोला कि गैस तो एक्सचेंज हो रही है, लेकिन किसके दरमियान, लंग्स एंड द ब्लड स्ट्रीम। मतलब हमारे लंग्स में जो हम ऑक्सीजनेटेड ब्लड ले रहे हैं, वो क्या करता है, लंग्स जो है ब्लड को देता है। अब वो किस तरह देता है ये भी मैंने आप लोगों को पढ़ाया था। हमारे पास हार्ट के अंदर जो हमारे पास ब्लड सर्कुलेट करता है, हार्ट बेसिकली इज द मस्कुलर ऑर्गन विच पंप्स आवर ब्लड टू ऑल ओवर द बॉडी, राइट। तो हमारे पास हार्ट क्या करता है, वहां पर हमारे पास पल्मोनरी जो आर्टरी होती है, वहां से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है हमारे लंग्स में उस आर्टरी के थ्रू। ठीक है, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू क्या आया, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गया हमारे लंग्स में। अब जो भी हम लोग ऑक्सीजन इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल रहे हैं, तो जब हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं, वो ऑक्सीजन कहाँ पर कौन लेता है, वो ब्लड स्ट्रीम के दरमियान उसका एक्सचेंज होता है। वो क्या करता है, लंग्स क्या करता है, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आई थी पल्मोनरी आर्टरी, वो क्या करेगी, अपना कार्बन डाइऑक्साइड लंग को देगी, और लंग से क्या ले लेगी, ऑक्सीजन ले लेगी। ब्लड स्ट्रीम में ऑक्सीजन आ गया और लंग से वापस क्या चला गया, कार्बन डाइऑक्साइड। फिर जब वो पूरा एक्सचेंज हो गया, वहां का हमारा खून बिल्कुल ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमें मिल गया, सारा हमने कार्बन डाइऑक्साइड उठा के बाहर फेंक दिया, सारा ऑक्सीजन हमने ले लिया, फिर वो ब्लड हमारे पास जो रहता है पल्मोनरी वेन के थ्रू ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंटर्स इन आवर हार्ट अगेन, राइट। तो हमारे पास यहाँ पर तो सिंपल सी बात समझ आ रही है कि गैसियस एक्सचेंज हो रही है, उसको हम क्या बोलते हैं, रिस्पायरेशन। ठीक है, वेंटिलेशन, डिफ्यूजन या सर्कुलेशन, ये हमारे पास क्या है, गैसियस एक्सचेंज का काम नहीं करती। ठीक है, नर्वस सिस्टम की अगर हम बात करें, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ न्यूरॉन्स, न्यूरॉन्स का काम क्या होता है। अच्छा, न्यूरॉन्स का काम तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि न्यूरॉन्स हमारे पास सिग्नल के ट्रांसमिशन में काम करते हैं। हार्मोन प्रोडक्शन का फंक्शन किसका होता है, कौन सा ऐसा हमारे पास है जो कि हेल्प करता है किसमें, टू प्रोड्यूस हार्मोन्स इन आवर बॉडी which help us to produce hormones। हमें कैसे पता चलता है हमारी बॉडी में हार्मोन्स क्यों प्रोड्यूस हो रहे हैं, कौन प्रोड्यूस करवा रहा है। ये आपका असाइनमेंट है, ये आप देख कर आएंगे कि कौन सा ऐसा है जो कि हमारी बॉडी में क्या प्रोड्यूस करवा रहा है, हार्मोन्स प्रोड्यूस करवाता है। जिस तरह न्यूरॉन्स हमारे पास सिग्नल ट्रांसमिटिंग का काम कर रहा होता है, तो कौन सा ऐसी चीज़ है जिसका काम होता है कि वो हार्मोन को प्रोड्यूस करवाए। इसी तरह डाइजेस्ट करवाने के लिए फूड को क्या काम आता है, ब्लड को पंप करने के लिए क्या काम है, तो ये सब चीज़ें। हमने कहा न्यूरॉन्स का बेसिक काम क्या होता है, हमारी बॉडी में हम जो भी एकदम इंस्टेंट रिएक्ट करते हैं, रिएक्ट कर रहे होते हैं, तो वो किसके थ्रू सिग्नल जाता है हमारी ब्रेन तक, न्यूरॉन्स के थ्रू। हमारे पास नर्वस कोऑर्डिनेशन और केमिकल कोऑर्डिनेशन work together and it will help us to transmit the signal and do the reaction of that action, right। तो हमारे पास क्या आ गया, neurons help us to transmit signals। उसके बाद है हमारे पास which glands regulates blood sugar level। हमारे पास कौन सा ऐसा ग्लैंड है जो कि ब्लड शुगर लेवल को रेगुलेट करता है। अगर हम बात करें पिट्यूटरी ग्लैंड की, तो इसमें कौन सा आता है, एक आता है एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड और एक आता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। इसमें अब हमारे पास दोनों में डिफरेंट डिफरेंट बहुत सारे हार्मोन है। एंटीरियर पिट्यूटरी की एक दो एग्जांपल देख लें तो एडेनोसिन, एक वो था एडीएच है आई थिंक, और एक ग्रोथ हार्मोन है, और बहुत सारे हार्मोन है। ठीक है, और इसी तरह अगर हम पोस्टीरियर पिट्यूटरी की बात करें तो ऑक्सीटोसिन उसमें है और एक और है।
थायराइड की बात करें तो थायराइड का काम ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन करना नहीं है। थायराइड हमारे पास कैल्शियम लेवल को मेंटेन करता है। ग्रोथ में हमारे पास थायराइड हार्मोन काम करता है। इसी तरह एड्रीनल ग्लैंड की बात करें तो एड्रीनल ग्लैंड भी ब्लड शुगर लेवल के लिए काम नहीं करता। वो क्या करता है, हमारे पास मिनरल्स वगैरह और दूसरी चीज़ों को रेगुलेशन में काम करता है। पेंक्रियाज क्या करता है हमारे पास, बेसिकली पेंक्रियाज सीक्रेट हार्मोन which names is insulin and its insulin is produces by beta cells। ठीक है, तो हमारे पास क्या होता है, जब इंसुलिन का बेसिक फंक्शन ही क्या होता है कि जब भी हमारी बॉडी में हम बहुत ज़्यादा शुगर इनटेक कर लें, आप गए और आपने 2 कप भर के 2 ग्लास भर के आपने सॉफ्ट ड्रिंक पी ली, कोई भी सॉफ्ट ड्रिंक, उसमें क्या था, बहुत ज़्यादा शुगर थी। अब उस शुगर से क्या हुआ आपका, जब आपने बहुत सारा शुगर का इंटेक किया तो हमारे पास उस वक़्त क्या-क्या पैंक्रियाज़ ने उतना ज़्यादा इंसुलिन उसके वाइस वर्सा प्रोड्यूस किया ताकि हमारे पास क्या हो, ब्लड शुगर लेवल कम हो जाए। ठीक है, विल कंटिन्यू आफ्टर अज़ान। हमने क्या कर लिया कि हमारे पास पेंक्रियाज क्या कर रहा है, इंसुलिन को प्रोड्यूस कर रहा है एंड इंसुलिन हेल्प अस टू लोअर द ब्लड शुगर लेवल विच इज़ इंक्रीज्ड बाय आवर फूड। ठीक है, हम कोई भी फूड खाते हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होगा। हमारे पास कार्बोहाइड्रेट हम नॉर्मली खाते हैं, हम राइस खा रहे हैं तो उसमें भी कार्बोहाइड्रेट है, हम कुछ बिस्किट खा रहे हैं, कुछ भी खा रहे हैं तो कार्बोहाइड्रेट इज प्रेजेंट इन इट, राइट। तो हमारे पास क्या करता है, हम जब भी खाना खाते हैं तो इंसुलिन क्या करती है, हमारे शुगर लेवल को मेंटेन करती है। और इंसुलिन प्रोड्यूस कौन करता है, रेगुलेट कौन सा ग्लैंड करता है, तो पेंक्रियाज एक ग्लैंड है जो कि क्या कर रहा होता है, हमारे पास इंसुलिन को रेगुलेट करता है। वो क्या है, हमारे पास हार्मोन है। अच्छा, व्हाट इज द प्रोसेस बाय व्हिच गैमेट्स आर प्रोड्यूस, कौन सा ऐसा प्रोसेस है जो इससे हमारे पास गैमेट्स प्रोड्यूस होते हैं। तो मैंने आप लोगों को पढ़ाया हुआ मियोसिस भी माइटोसिस भी, तो यू मस्ट नो द डिफरेंस ऑफ इट। ठीक है, तो हमारे पास कौन सा ग्रोथ और रिपेयर में काम करता है, कौन सा हमारे पास गैमेट्स प्रोड्यूस में काम करता है। तो गैमेट्स प्रोड्यूस में हमारे पास मियोसिस काम करता है, माइटोसिस हेल्प्स इन ग्रोथ एंड रिपेयर। बाइनरी फिजन या बर्डिंग की बात करें तो हमारे पास गैमेट्स बर्डिंग या बाइनरी फिजन के थ्रू नहीं हो सकते। बाइनरी फिजन में बेसिकली हमारे पास डिवीजन ही होता है, और बर्डिंग हमारे पास क्या होती है, कोई भी एक पेरेंट सेल ले लो, उसके ऊपर बर्ड बन के वो चीज़ क्या होती है, आगे फिर फर्दर बर्डिंग होती है, वो फिर ग्रो करती है और फिर सेपरेट आउट हो जाती है। इस तरह से बर्डिंग होती है हमारे पास। What is the term for an organism's genetic makeup? कौन सा ऐसा टर्म है जिसको हम बोलते हैं वो किसी भी ऑर्गेनिज्म में, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में उसका जेनेटिक मेकअप है, लाइक वो मेकअप की तरह जेनेटिक का काम करती है। फिनोटाइप, जीनोटाइप, एलील या क्रोमोसोम। अच्छा, अगर हम क्रोमोसोम की बात करें तो क्रोमोसोम क्या है, बेसिकली हमारे पास 2 तरह के क्रोमोसोम्स होते हैं, ऑटोसोमल एंड सेक्स क्रोमोसोम, व्हिच डिसाइड्स आवर बॉडी टू हाउ टू वेयर, कि वो हमारी बॉडी किस तरह की होगी। ठीक है ना। इसी तरह अगर हम बात करें इसकी अलील की, तो अलील क्या होती है, हमारे पास क्रोमोसोम का ही हमारे पास अंदर जो जीन्स होती है उसी का ही हमारे पास एक दूसरा वर्जन प्रेजेंट होता है। जीनोटाइप क्या होता है हमारे पास, हम जीनोटाइप क्या कर रहे थे, हमने आपको मैंने जो करवाया था उसमें हम जीनोटाइप क्या करते थे, निकालते थे। सही है, इसी तरह फिनोटाइप भी हम लोग निकालते थे, जीनोटाइप भी निकालते थे। तो हम जेनेटिक मेकअप बेसिकली जीनोटाइप को बोलते हैं, जो कि हमारे पास क्या देता है, एक रेशो हम निकालते हैं किसी भी चीज़ का, कि हाँ भाई इस चीज़ को अगर हम करेंगे तो इसका ये रेशो निकलेगा, तो उसको हम क्या कहते हैं, जीनोटाइप। और वो क्या होता है, एक जेनेटिक मेकअप होता है। वी कॉल्ड इट लाइक इट। ठीक है। What is the process of creating a complementary RNA from DNA? ऐसा कौन सा हमारे पास प्रोसेस है जिसमें हम एक कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए ले लेते हैं, आरएनए की कॉपी ले लेते हैं डीएनए से, मतलब डीएनए से आप एक कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए की कॉपी बना रहे हो। ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, रेप्लिकेशन, म्यूटेशन। अच्छा, ट्रांसलेशन, रेप्लिकेशन, म्यूटेशन तो आप लोगों को पता होगा। जैसे म्यूटेशन मैंने आपको बता दी, रेप्लिकेशन मतलब रेप्लिकेट करना, ट्रांसलेशन मतलब उसी चीज़ को ट्रांसलेट करना फर्दर और उसकी कॉपी बनाना। लेकिन अगर आप बोलें कि एक डीएनए है, उससे आपने एक डिफरेंट मतलब ऑपोजिट सीक्वेंस का एक कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए बनाते हैं, तो वो जो पूरा प्रोसेस होता है उसको आप क्या बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन। What type of immunity is passed from mother to child? हमारे पास कौन सी ऐसी इम्यूनिटी होती है जो कि मदर से चाइल्ड में पास आउट होती है ड्यूरिंग इनहेरिटेंस, आप कह लें एक्टिव, पैसिव, इनेट या अडेप्टिव। अच्छा, इनेट या अडेप्टिव की बात करें तो ये तो हमारे पास बेसिकली इन्वायरमेंट से आती है। ठीक है, फिर मदर टू चाइल्ड वाला तो हिसाब ही नहीं रहा।
एक्टिव और पैसिव की बात करें तो हमारी मदर टू चाइल्ड कभी भी एक्टिव इम्यूनिटी ट्रांसफर नहीं हो सकती, ठीक है। एक्टिवली कोई भी इम्यूनिटी ट्रांसफर नहीं होती, हमारे पास पैसिव इम्यूनिटी बेसिकली ट्रांसफर हो रही होती है, जो किससे ट्रांसफर होती है, फ्रॉम मदर टू देयर चाइल्ड। What is the term for the substrate that an enzyme acts upon? क्या टर्म हम लेते हैं सब्सटेंस के लिए, मैंने सब्सटेंस ही बोल दिया बेसिकली। कौन सा ऐसा सब्सटेंस होता है जिसमें एंजाइम रिएक्ट करता है, तो हम उस सब्सटेंस को क्या बोलते हैं जिसमें एंजाइम रिएक्ट करता है? सब्सट्रेट कहते हैं हम उसको जिस पर एंजाइम रिएक्ट करता है, और रिएक्ट करके जो प्रोडक्ट बनाता है, मतलब रिएक्ट करके जो भी चीज बनाता है उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट। कैटलिस्ट हम क्या बोलते हैं, कैटलिस्ट हम बेसिकली वो बोलते हैं वो एंजाइम होता है, मतलब स्पीड ऑफ द रिएक्शन, कैटलिस्ट का वही काम होता है, ठीक है। इनहिबिटर क्या होता है, जो कि पूरे जो भी हमारे पास एंजाइम का रिएक्शन हो रहा है उसको इनहिबिट करता है, उसे रोकता है, उसे खत्म करता है। तो बेसिकली वो सब्सटेंस जिसपे एंजाइम क्या कर रहा है, काम कर रहा है, जिसके साथ एंजाइम क्या कर रहा है, जाकर एक्ट कर रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं, हमेशा सबस्ट्रेट। कौन सा ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम एनर्जी बनाते हैं फ्रॉम द ग्लूकोज? तो हमारे पास ग्लाइकोलाइसिस का एक पूरा साइकिल होता है, ग्लाइकोलाइसिस के बाद फिर क्रैब साइकिल होता है। अच्छा, हमारे पास ग्लाइकोलाइसिस में क्या होता है, हमारे पास एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल होता है, एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल में क्या होता है, हमारे पास 6 कार्बन होते हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से 2 पायरुवेट बनाते हैं, ग्लाइकोलाइसिस का एंड प्रोडक्ट होता है। हम 2 ग्लूकोज होते हैं, वो फिर एंजाइम्स आते हैं, रिएक्शन होते हैं। अच्छा, ग्लाइकोलाइसिस में हमारे पास क्या होता है, ग्लूकोज से 2 पायरुवेट बनते हैं, हम 2 एटीपी उनको देते हैं ताकि वो हमारे पास एंजाइम रिएक्ट करके क्या बनाए, पायरुवेट बनाए, और उसके ग्लाइकोलाइसिस के नतीजे में हमें क्या मिलता है, टोटल 7 एटीपीज हमें मिलते हैं, ठीक है। तो हमने कहा यहाँ पे कि हमने बोला व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ जनरेटिंग एनर्जी फ्रॉम ग्लूकोज। ग्लूकोज से एनर्जी कौन सा ऐसा प्रोसेस है जो जनरेट करता है, ग्लाइकोलाइसिस जनरेट करता है। कैसे जनरेट करता है, ग्लूकोज को कन्वर्ट करता है 2 पायरुवेट में, साथ हमें क्या मिलते हैं, 7 एटीपी एनर्जी मिलती है, ठीक है। तो ये क्या होता है, एनर्जी जनरेटिंग प्रोसेस कौन सा होता है, ग्लाइकोलाइसिस। फिर क्या होता है हमारे पास, हम फर्दर क्रैब साइकिल उसके आगे होता है, उसके आगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होती है, फोटोसिंथेसिस उसमें नहीं होता। तो ये क्या करते हैं, फिर फर्दर और एटीपी जनरेट करते हैं। लेकिन ग्लूकोज से जो एनर्जी जनरेट होती है वो ग्लाइकोलाइसिस के प्रोसेस के थ्रू होती है। ये आप लोगों ने पढ़ा होगा कि पहले ग्लूकोज आता है, फिर फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 1,6 फॉस्फेट, ऐसे करके पूरा साइकिल है इनका। कौन सा ऐसा फेज है जिसमें सेल डिवाइड होता है, तो ये फेसेस के बेसिकली नाम है, सिर्फ एक कैपिटल मतलब कोड लेटर से डोनेट किया हुआ है। What is the term for study of diversity of life? लाइफ की डाइवर्सिटी के लिए, मतलब डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ हमने पढ़ा ना, डाइवर्सिटी ऑफ एनिमल्स, मतलब उसमें हमने डिफरेंट एनिमल्स और चीज़ें पढ़ी। तो इससे हमने पूछा कि अगर हम लाइफ के बारे में, लाइफ की डाइवर्सिटी के बारे में पढ़ें तो वो क्या होगा। तो डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ क्या होती है हमारे पास, उसकी हम स्टडी को बोलते हैं टेक्सोनॉमी। उसको क्या बोल रहे हैं हम, टेक्सोनॉमी। इकोलॉजी बाकी अलग है, उसमें हम इको वगैरह पढ़ते हैं, एवोल्यूशन में एवोल्यूशन ऑब्वियसली पढ़ते हैं, फाइलोजेनी में हमारे पास अलग चीज़ होती है। तो जब हम लाइफ के बारे में पढ़ेंगे तो उसके लिए हमारे पास बायोलॉजिकल स्पेसिफिक वर्ड टर्म बल्कि क्या यूज होती है हमारे पास, टेक्सोनॉमी। What is the enzyme responsible for breaking down protein? कौन सा ऐसा एंजाइम है जो कि प्रोटीन के ब्रेक डाउन के लिए ज़रूरी है। हमें पता है अमाइलेज किसको ब्रेक डाउन करे, अमाइलेज हमारे पास कार्बोहाइड्रेट को करता है, लिपिड्स हमारे पास किसको करता है, लिपिड्स को करता है, ट्रिप्सिन हमारे पास किसको करता है, प्रोटीन को करता है। इस तरह लैक्टेज जो होता है बेसिकली लैक्टोज को क्या करता है, ब्रेक डाउन करता है। What is the blood vessels that carry blood away from the heart? कौन सी ऐसी ब्लड वेसल है जो कि ब्लड को कैरी करती है अवे फ्रॉम द हार्ट, हमारे हार्ट से लेके जाती है अवे फ्रॉम द हार्ट, मतलब हार्ट से दूर लेके जाती है। हार्ट से दूर हमारे पास क्या आता है, पूरा का पूरा हमारा सिस्टमेटिक सर्कुलेशन आता है, हमारे हैंड्स फीट, मतलब पूरी बॉडी जो भी आती है हमारी, उसको हम बोलेंगे अवे फ्रॉम द हार्ट है वो चीज़ें। तो हमारे पास आयोटा बेसिकली लार्जेस्ट आर्टरी होती है, जो क्या करती है हमारे पास जितना भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे पास पंप होता है वो कहाँ पर आता है, आयोटा में आता है। फिर आयोटा से वो कहाँ जाता है, पूरी हमारी बॉडी में ट्रांसफर होता है। तो हम कहते हैं कि हमारे पास वो ब्लड वेसल जो कि हार्ट से पूरी बॉडी में ब्लड को लेके जाती है वो क्या होती है, आर्टरी। आर्टरी क्या होती है, आयोटा से लेके फिर वो कहाँ पर जाती है,
बेसिकली आयोटा सबसे लार्जेस्ट हमारे पास ब्लड वेसल है। आयोटा में क्या होती है, छोटी छोटी आर्टरीज में डिवाइड होती है। सिंगल आप बोले तो आर्टरीज होती है, सिंगल बोले तो आर्टरी होती है, अगर प्लूरल बोले तो आर्टरीज आ गई, ठीक है। तो हमारे पास क्या होती है, आर्टरीज का बेसिकली क्या काम होता है, वो हमारे पास ब्लड को हार्ट से दूर लेके जाती है। और वेन्स क्या करती है, वेन्स हमारे पास ब्लड को वापस हार्ट तक लाने में काम करती हैं। तो वेन्स में बेसिकली डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। वो क्या करते हैं, हमारे पास डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे वेन्स के थ्रू और सुपीरियर इंफीरियर वेना कैवा के थ्रू एंटर हो जाता है, और फिर हमारे पास डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, और क्या होता है, वो आता है टूवर्ड्स द हार्ट। और अवे फ्रॉम द हार्ट क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है हमारे ऑल ओवर द बॉडी में। और वो किसके थ्रू जाता है, आर्टरीज के थ्रू जाता है। पहले आयोटा में जाता है, उससे फिर फर्दर आर्टरीज में जाता है। जो हमारे पास आयोर्टा है ना, वो बेसिकली हार्ट के पास ही प्रेजेंट होता है। वहाँ जब आप हार्ट की डायग्राम बनाते हैं ना, उसमें आप आयोर्टा भी बनाते हैं। तो हमारे पास तो हार्ट से अवे लेके जा रहा है, वो कौन लेके जा रही है, आर्टरी। व्हाट इज द टर्म फॉर प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग, ब्रीथिंग के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं। एक तो हमने बोला गैसियस एक्सचेंज, गैस को एक्सचेंज करना, वो क्या कहलाती है, रिस्पायरेशन। अगर अगर हम सांस लेने की बात करें, ब्रीथिंग की बात करें, तो क्या आती है, वेंटिलेशन। अक्सर आपने लोगों को देखो तो वेंटिलेटर पे लगे हुए होते हैं, तो हम उनके क्या देते हैं, हम उनको ऑक्सीजन वगैरह दे रहे होते हैं, तो हम क्या करते हैं, उनको वेंटिलेशन देते हैं, प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग वेंटिलेटर, ठीक है। डिफ्यूजन हमारे पास क्या होता है, बेसिकली एक्टिव और पैसिव डिफ्यूजन के थ्रू होता है। सर्कुलेशन हमारे पास उसका ब्रीथिंग से इतना ताल्लुक ही नहीं है। तो हमारे पास वो प्रोसेस जिसमें हमारे पास हम ब्रीथिंग करते हैं, सांस लेते हैं, ब्रीथ करते हैं, उसको हम बोलते हैं वेंटिलेशन। और जहाँ पर आपके पास टर्म यूज हो गैसियस एक्सचेंज की, तो फिर क्या होगा हमारे पास, रिस्पायरेशन। और ब्लड वेसल में ब्लड की पूरी बॉडी में सर्कुलेट होने की बात हो तो सर्कुलेशन। और अगर कोई भी चीज़ डिफ्यूजन, बाइनरी डिफ्यूजन या कोई भी डिफ्यूजन हो रही है, तो वो क्या होगी, फिर डिफ्यूजन के थ्रू होगी। What is the part of the brain that regulates body temperature? आपको पता है आंसर, तो बताएं बेटा। कौन सा ऐसा पार्ट ऑफ ब्रेन है जो हमारे पास जो है टेम्परेचर को, वेरी गुड, सी। मैंने ये बात आपको बहुत दफ़ा बताई है कि हाइपोथैलेमस के पास, हाइपोथैलेमस क्या करता है, रेगुलेट करता है हमारी बॉडी के टेम्परेचर को। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा, उसके बाद है हमारे पास एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम में हमारे पास इन्होंने क्या पूछा है, विच हार्मोन रेगुलेट्स कैल्शियम लेवल इन द ब्लड। हमारे ब्लड में कैल्शियम रेगुलेट कौन कर रहा है, तो हमारे पास ब्लड में कैल्शियम कौन रेगुलेट करता है, वी ऑल नो इट इज आवर पैराथायरॉइड हार्मोन विच रेगुलेट्स आवर कैल्शियम लेवल इन द ब्लड। अब हमारे पास इंसुलिन का क्या काम है, ब्लड शुगर लेवल को कम करना। ग्लूकागॉन का क्या काम है, हमारे पास ग्लूकोज को स्टोर करना, ग्लाइकोजन की फॉर्म में हमारे पास ग्लूकागॉन होता है। अच्छा, ग्लूकोज से रिलेटेड पैराथायरॉइड हार्मोन क्या करता है, हमारे पास कैल्शियम लेवल को रेगुलेट करने का काम करता है। कैसे रेगुलेट करता है, अगर हमारी बॉडी में कैल्शियम भर जाता है, तो वो कैल्शियम हमारी बोन्स में डिपॉजिट कर देता है। अगर वो कैल्शियम हमारी बॉडी में कम हो जाता है, तो वो क्या करता है, बोन्स को तोड़ के वहां से क्या करता है, कैल्शियम लेना स्टार्ट कर देता है। तो ये हमारे पास सारा काम क्या होता है, पैराथायरॉइड हार्मोन का, जो कि कैल्शियम लेवल को क्या करते हैं, रेगुलेट। हमारे पास जब भी दो गैमेट्स की फ्यूजन होती है, तो हम उस टर्म को क्या बोलते हैं, मतलब दो गैमेट्स आपस में जब फ्यूज होते हैं, तो हम उसे क्या बोलते हैं, उसको हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन होती है, जो कि हमारे क्या होती है, फेलोपियन ट्यूब में होती है, ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जहाँ पे क्या होती है, हमारे पास मेल और फीमेल गैमेट्स आपस में फ्यूज होते हैं, उसको हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। क्लेवेज हम कहते हैं टूटने को, ठीक है। What is the term for the gene that is expressed? वो जीन जो कि एक्सप्रेस होती है, वो जीन जो कि हमें नजर आती है, वो जीन जो
ज़्यादा मतलब हमें नज़र आ रही होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, डोमिनेंट। और वो जीन जो कि दब जाती है उसको हम बोलते हैं रिसेसिव। बाकी ये दोनों तो मैंने आपको अभी बताया था। हमारे पास जो जीन एक्सप्रेस होती है वो डोमिनेंट, जो जीन एक्सप्रेस नहीं हो रही वो रिसेसिव। What is the process of creating a protein from RNA? कौन सा ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम प्रोटीन बनाते हैं RNA से? तो हमारे पास RNA क्या होता है, जो प्रोटीन हम RNA से बनाते हैं? हमने कहा था अगर हम DNA से कॉम्प्लीमेंट्री प्रोटीन बना रहे हैं तो फिर वो क्या है हमारे पास, फिर वो हमारे पास है ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, तो अगर हमने यहाँ बोला है कि वो प्रोटीन जो आरएनए से प्रोटीन बन रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसलेशन। रेप्लिकेशन आप बोलते हैं किसी भी चीज का रेप्लिकेट होना। What type of cell is responsible for engulfing pathogens? कौन से ऐसे सेल की टाइप्स होती है जो कि क्या करते हैं हमारे पास पैथोजेंस को इनगल्फ करते हैं? इनगल्फिंग का मतलब होता है खा जाना, और पैथोजेंस क्या होते हैं, वो हार्मफुल सब्सटेंसेस दैट हैज एबिलिटी टू कॉज डिजीज। ठीक है, तो हमारे पास टी सेल्स, बी सेल्स, मैक्रोफेजेस, न्यूट्रोफिल्स। हमारे पास मैक्रोफेजेस क्या करते हैं, पैथोजन को, हार्मफुल सब्सटेंसेस को इनगल्फ कर लेते हैं, खा लेते हैं, उन्हें खत्म कर देते हैं कि कोई डिजीज कॉज ना हो। इट इज द व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ लिपिड इन द बॉडी? लिपिड क्या करता है, बेसिकली एनर्जी स्टोरेज का ही काम करता है हमारी बॉडी में। हमारी बॉडी में स्टोर होता है और क्या करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है। व्हाट इज द टर्म फॉर एन एंजाइम दैट इज नॉट वर्किंग प्रॉपर्ली? कौन सी ऐसी टर्म होती है एंजाइम की जो कि प्रॉपर्ली वर्क नहीं करती? तो हमारे पास क्या होती है, डीनेचर्ड एंजाइम होता है। आप कभी भी एंजाइम को ओवर हीट कर दो या अंडर हीट रखो या इस तरह का कुछ करो जिससे उसका टेम्परेचर मेंटेन, जो उसे टेम्परेचर चाहिए वो ना मेंटेन हो, तो वो क्या होते हैं, डीनेचर्ड हो जाते हैं। कोई ऐसा केमिकल हो जिससे वो डीनेचर हो जाते हैं, हार्ड केमिकल हो, ठीक है, तो हम क्या बोलते हैं, हमारे पास इनहिबिट भी करेगा तो काम तो नहीं करेगा, वर्क तो नहीं करेगा, क्योंकि हम उसे खुद इनहिबिट करवाते हैं। एक्टिवेट होगा तो वो काम करेगा, कैटेलाइज्ड होगा तब भी काम करेगा। कब वो काम नहीं करेगा, जब वो व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ जनरेटिंग एनर्जी फ्रॉम फैट्स? कौन सा ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम फैट से एनर्जी लेते हैं? वैसे तो हम लोग सिंपल एनर्जी लेते हैं ग्लूकोज से, ग्लाइकोलाइसिस के थ्रू। लेकिन जब हमारे पास क्या होता है, मैल न्यूट्रिशन होती है हमारे पास, मतलब कि हमारे पास खाने की कमी होती है या हम जो है मीठा नहीं ले रहे, तो हमारे पास बीटा ऑक्सीडेशन का प्रोसेस होता है। उसमें क्या होता है, फैट्स के थ्रू हम क्या करते हैं, एनर्जी को जनरेट करते हैं, एनर्जी को बनाते हैं। और वो प्रोसेस जिसमें हम फैट्स के थ्रू एनर्जी बनाते हैं उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, बीटा ऑक्सीडेशन। उसके बाद है व्हाट इज द टर्म फॉर अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट कैन इंटरब्रीड? वो कौन सा हम टर्म यूज करते हैं ऑर्गेनिज्म की जिसमें वो क्या कर सकते हैं, इंटरब्रीड कर सकते हैं? तो वो क्या होती है, बेसिकली स्पीशीज होती हैं जो क्या करती हैं, हमारे पास इंटरब्रीड कर सकती हैं। उसके बाद है व्हाट इज द ऑर्गन रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग बाइल? तो हम सबको पता है कि हमारे पास बाइल एसिड या बाइल सॉल्ट कौन प्रोड्यूस करता है, लिवर प्रोड्यूस करता है। और वहाँ पे स्टोर कहाँ पर होता है, गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है। और पेंक्रियाज हमारे पास क्या करता है, इंसुलिन को प्रोड्यूस करता है, कुछ पेंक्रियाटिक जूस फॉर द डाइजेशन, ये क्या करता है, रिलीज करता है। और स्टमक क्या करता है, हमारे पास HCl को प्रोड्यूस करता है या पैप्सिन को। उसके बाद हमारे पास which is what is the term that what is the term for the pressure of blood into the arteries? हमारे पास कौन सी ऐसी टर्म है प्रेशर की जो हमारे पास ब्लड में, हम क्या ऐसी चीज करते हैं जो हमें पता लगता है कि हमारे पास आर्टरीज में हमारे ब्लड का प्रेशर क्या है? तो ऑब्वियसली हम क्या करते हैं, ब्लड प्रेशर को चेक करते हैं। उससे हमें क्या पता चलता है कि हमारी आर्टरीज का है, हमारे पास ब्लड का किस प्रेशर से जा रही है। हमारा कभी ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है, कम होता है, तो ये सब चीज़ें क्या करती हैं, उससे हमें क्या करते हैं, पता लगता है। उसके बाद अगला है, अच्छा हार्ट रेट की बात करें तो वो हमारे पास जितने भी हार्ट बीट कर रहे हैं उसकी बात करते हैं।
कार्डियक आउटपुट हमारे पास ईसीजी में हम देखते हैं, पल्स रेट देखें तो वो अलग होती हैं, ठीक है ना। उसके बाद है हमारे पास व्हाट इज द टर्म फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस, कौन सी ऐसी टर्म है जो हमारे पास गैशियस एक्सचेंज के लिए यूज होती है बिटवीन ब्लड स्ट्रीम एंड टिश्यूज और ब्लड स्ट्रीम के दरमियान। पहले हम क्या बात कर रहे थे, पहले हम बात कर रहे थे किसके बारे में, जो हमारे पास एक्सचेंज हो रही थी ब्लड स्ट्रीम और ब्लड स्ट्रीम में और किसमें, लंग्स में। लेकिन यहाँ पे हमारे पास किसमें एक्सचेंज हो रही है, ब्लड स्ट्रीम में और टिश्यूज में। तो टिश्यूज और नहीं टिश्यूज और ब्लड स्ट्रीम की अगर हम बात करें तो वो हमारे पास किसमें करती है, डिफ्यूजन में। रिस्पिरेशन में क्या होगा, गैशियस एक्सचेंज होगी। वेंटिलेशन में क्या होगा, ब्लड स्ट्रीम और लंग्स में एक्सचेंज होगा। और डिफ्यूजन में क्या होता है, हमारे पास ब्लड स्ट्रीम और टिश्यूज में एक्सचेंज हो रहा है, ठीक है। सर्कुलेशन में हमारे पास क्या होता है, पूरी बॉडी में जो ब्लड सर्कुलेट होता है। कितने रह गए हैं, अच्छा 40 है, बस 3-4 रह गए। उसके बाद है व्हाट इज द पार्ट ऑफ द ब्रेन दैट कंट्रोल्स मूवमेंट, तो हमें पता है सेरेब्रम क्या करता है, मूवमेंट्स को कंट्रोल करता है। विच हार्मोन रेगुलेट्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, हमारे पास ऑब्वियसली ग्रोथ हार्मोन ही हमारे पास ग्रोथ करवाएगा, डेवलपमेंट करवाएगा। उसके बाद है व्हाट इज द टर्म फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एन एम्ब्रियो, हमारे पास एम्ब्रियो की डेवलपमेंट के लिए कौन सी टर्म हम यूज करते हैं, एम्ब्रियो की डेवलपमेंट हो रही है तो एम्ब्रियोजेनेसिस। अच्छा, अगर हमारे पास एम्ब्रियो जब बनता है, बनता कब है, फर्टिलाइजेशन के थ्रू बनता है। माइटोसिस हमारे पास अलग है, क्लेविश टूटना है। What is the term for a change in the DNA sequence, कौन सी ऐसी टर्म है जिसमें हमारे पास डीएनए का सीक्वेंस क्या हो जाता है, खराब हो जाता है। तो वी ऑल नो दैट, आई टोल्ड यू बिफोर दैट इन म्यूटेशन हमारे पास क्या होता है, डीएनए की सीक्वेंस खराब हो जाती है। उसके बाद हमारे पास लास्ट है व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग अ डीएनए कॉपी फ्रॉम आरएनए, तो हम डीएनए की कॉपी बनाते हैं किससे, आरएनए से। आरएनए से जो हमारे पास डीएनए बनता है उसको हम बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। अच्छा, हमारे पास क्या हो रहा था, डीएनए से हम आरएनए की कॉपी क्रिएट कर रहे थे, कॉपी बना रहे थे, तो क्या होता है, हम ट्रांसक्रिप्शन बोलते थे। और वही क्या हुआ, अब उल्टा कर दो, उसको रिवर्स कर दो कि हम क्या करें, अब आरएनए से डीएनए की कॉपी बना रहे हैं तो उसको हम रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करेंगे, ठीक है। आज की क्लास यहाँ पे एंड होती है।